बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं दलील के साथ। आज जो है मेरा प्रोग्राम जो है वो सियासत से थोड़ा सा हट के है, एक ऐसे इशू पे है जिस इशूज़ की वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा वालिदैन और काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया में मीमर्स ने उस जो इशू है उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है और उसको यहाँ तक कि बीमारी तक करार दिया है। लेकिन आज जाके किसी पाकिस्तानी की आंख खुल गई और उसने सोचा कि अगर ये इशू है तो क्यों ना अदालत में इसके लिए इसके खिलाफ दरख्वास्त दी जाए। पहले भी इसके खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन इस बार जो है वो ज़रा बहुत सीरियस किस्म की दरख्वास्त गई है और हाईलाइट भी हुई है मीडिया में बहुत ज़्यादा उनकी दरख्वास्त। और टिकटॉक जो एक एप्लीकेशन है उसके जो यूज़र्स हैं और उस पर जो वीडियोस डालने वाले हैं उस हलके में जो है एक खौफ का जो समा है वो फैल गया है। जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए हैं। मुझे नहीं पता वो इतने खौफजदा क्यों हो रहे हैं, जैसे टिकटॉक बैन होने से उनकी रोज़ी जो है उनसे छीन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकटॉक से काफ़ी ज़्यादा लोग पैसे भी कमा रहे हैं कमर्शियल्स के थ्रू, प्रोमोशंस के थ्रू या प्रोडक्ट्स जो उनको भेजी जाती है उसके थ्रू उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ टिकटॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा समाजी बुराइयों का सबब भी बन रहा है, जिनके काफ़ी ज़्यादा मिसालें हमने पिछले 2-3 दिनों में देखी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल टिकटॉक स्टार्स खुद को कहती हैं, मैं तो उनको स्टार्स नहीं मानता, लेकिन वो खुद को डिक्लेयर करती है एज ए टिकटॉक स्टार्स, उनके कुछ तस्वीरें लीक होने के जो वाक़यात आए हैं, उसके अलावा जो वहाँ पर हिरासमेंट और कुछ जिनसी ज़्यादतियों के केस जो हमारे सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद मुझे जहां तक लगता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क से कुछ सीख के टिकटॉक बैन करना चाहिए, क्योंकि इंडिया वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले टिकटॉक को बैन किया, जहां पर सबसे ज़्यादा यूज़र्स थे और जहां चाइना को रेवेन्यू जा रहा था कम से कम 200 करोड़ का पर डे, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन इंडिया ने बैन किया क्योंकि वो चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे थे ड्यू टू द वॉर इन लद्दाख जो एलओसी में चल रहा है। हम क्यों बैन करें? क्योंकि हमारा मोरली, हमारा जो अखलाकी हक है वो बनता है। लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन जो है दायर हुआ है, जिसमें जो पिटीशन जिसने दायर किया उसने कहना है कि टिकटॉक जो है वो फहाशी फैलाने का सबब बन चुका है और ये अब एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर आप सिर्फ वो मवाद देख सकते हैं जो बैन होने के काबिल हो। इसकी कानूनी नौयत कितनी है और आया ऐसा पॉसिबल है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो एप्लीकेशन को बैन कर सकें, या कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है कि जो वो एप्लीकेशन या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि समाजी तौर पे बुराइयां फैला रही हो, फहाशी फैला रही हो, उनको बैन कर सकें कि नहीं। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट भी है, चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन एक अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट है भी लेकिन हमारे माशरे में बुराइयां फैला रहा है काफ़ी सालों से, उसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा? इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हुई है, बहस हुई है। आज हम इसकी कानूनी नौयत जानेंगे कि कानून क्या इजाज़त देता है ऐसे या उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पटिशन पे किस हद तक अदालत जो है वो एक्शन ले सकता है। इस हवाले से हमने रब्ता किया है ज़ुपाश खान, एडवोकेट हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ है। वो हमें इसकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो हमें बताएंगे कि आया टिकटॉक जो है वो बैन हो सकता है कि नहीं। मेरी तो पर्सनल बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर अदालत ने इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया। ज़ुपाश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल, लाइन पे मौजूद हूँ। ज़ुपाश, आज जो पिटीशन दायर हुई है लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें टिकटॉक बैन करने की जो है वो इस्तदा की गई है, आप क्या समझते हैं कि इस पिटीशन में कोई जान है या अदालत इस पिटीशन को किस हद तक लेके जा सकती है? जी, के रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगस्त 9 2019 में लाहौर जी हाई जी कोर्ट में एक नदीम सरवर साहब ने पिटीशन फाइल की थी, जी जी। जिसकी नेक्स्ट डेट जो है वो कल फिक्स हुई थी। अच्छा। तो ऑलरेडी पीटीए के पास जो है ना 500 से ज्यादा एप्लीकेशन शिकायत है। जो हैं वो जी जी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जी जी। जो कि वो उन पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम्म। नदीम साहब ने एक पिटीशन फाइल की। जी जी। क्योंकि ये ऑलरेडी बैन हो चुका है बांग्लादेश, मलेशिया, तो इंडिया में भी। उनकी रीजन ये थी कि ये वल्गैरिटी, पोर्नोग्राफी, बिल्कुल। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स और मोकिंग पीपल जो ये कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि जो ये प्रमोट कर रहे हैं ना, इमोरल एक्टिविटीज हम्म। हो रही हैं, डिग्रेडिंग द कल्चर सोसाइटी, ये सारा कुछ खराब कर रहे हैं। पूरे माशरे में एक नासूर पैदा हो रहा है हम्म। कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो
इजी मनी के और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल जिसका बिल्कुल। कोई आउटकम नहीं है, अपनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं कि बस मूवीज बनाएं और वीडियोस बनाएं और अपने कल्चर को और छोड़ते जा रहे हैं। और रिवायत भी है कि क़यामत के दिन तब ही करीब होंगे, उनकी एक निशानी है कि जब हर घर से फहाशी जो है वो फैलना शुरू हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि अब हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर घर से भट्टो निकलेगा, लेकिन वो पता नहीं भट्टो की जगह कोई और ही मखलूक टिकटॉक के थ्रू हमें निकलते हुए नजर आ रही है। तो भाजी सॉरी भट्टो भुट्टो मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, पठान एक्सेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी है जुपार साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अच्छा, तो इसमें ऐसे है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें पार्टी बनाया गया पैमरा को भी और पीटीए को भी, और पीटीए को ये डायरेक्शन दिलवाई जाएंगी और होपफुली हम इसमें बहुत देख सकते हैं कि अभी हमारी हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्शन पास करेगी ठीक है। कि ये बैन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें इस्लामिक नॉर्म्स के ऊपर और कल्चर के ऊपर है कि ये बिल्कुल इस्लामिक रिपब्लिक है और बिल्कुल इसमें इस्लाम के रिलेटेड चीजें चलेंगी, बिल्कुल जो कि हमारी जो सोसाइटी को ये खराब कर रहा है, बिल्कुल जो कि टिकटॉक के जरिए। और इसमें नदीम सरवर साहब ने पिटीशन में ये बात भी मेंशन की कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई कि एक बच्ची ने कोई डांस किया तो वो उसकी वायरल हो गई, तो फिर उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली कि मेरी इंसल्ट हो रही है जी। और इस वजह से पैमरा को भी साथ इसकी वजह से सिर्फ वालिदैन भी सफ़र हो रहे हैं, जिनके बच्चों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं और फिर वो उनको मोहल्ले में बातें सुननी पड़ती हैं या फैमिली में, यानी कि सिर्फ, और कुछ लोग साइकोलॉजिकली भी इससे मुतासिर हो जाते हैं, वो फेम के चक्कर में, या किसी ने अगर कमेंट्स बुरे कर दिए तो सुसाइड केस। और इसके अलावा रिसेंटली एक टिकटॉकर ने खुदकुशी की है, बहुत रिसेंटली इंडिया में भी। तो इसकी जो नोयत है, आप जुपार साहब क्या समझते हैं कि इसके बंद होने के कुछ इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? आपके हल्के में तो इसके बारे में काफी ज्यादा बिल्कुल डिस्कशन हो रही होगी। बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा इसका, क्योंकि इसके बहुत से इम्पैक्ट जो हैं वो सोसाइटी की बैड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नेशन है उसको ये लोग अंधेरे में झोंक रहे हैं डे बाय डे। हमारी जो यंग जो यूथ जनरेशन है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती जा रही है। टिकटॉक होगी, इंस्टाग्राम होगी, इस तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटीज में ना कोई ये हेल्थी एक्टिविटीज करते हैं, ना कोई ग्राउंड में जाते हैं, ना कोई सोशलाइज करते हैं। तो ये अभी तो हमें इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं समझ आ रहा, लेकिन मजीद कोई 5-10 साल के बाद हमारी जो नेशन है वो तबाह हो जाएगी। कोई और ही जनरेशन सामने आएगी, वो जनरेशन जिसको मैं नाम इस वक्त टेलीविजन पे नहीं बोल सकता, लेकिन कोई और ही जनरेशन सामने आएगी जिसका इस मुल्क को क्या, इस सोसाइटी को क्या, दुनिया को भी फायदा नहीं होना। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि इजी मनी और आप घर बैठे हुए मोबाइल के साथ और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई प्रोडक्टिविटी जुपार नहीं साहब, है, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, उन लोगों को और खासकर आपके उन वकला को क्या पैगाम देंगे? आप चूंकि खुद वकील हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे आप वकालत करते हैं, जो टिकटॉक यूज करते हैं, जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, उन वकला को क्या पैगाम देंगे आप? सर जी ये एक टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा। कोई ऐसा मीडियम नहीं है कि आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें या कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी इससे कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ना सिर्फ हमारे माशरे की अंदर एक बुराई पैदा कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ तमाम तर जो भी हमारी हम प्रोडक्टिविटी होती थी, हम कोई अच्छे काम करते थे, कोई नॉलेजेबल बातें किया करते थे, वो सब हमारे अंदर से डे बाय डे खत्म होती जा रही है। सही। और ये सिर्फ ना सिर्फ ये टिकटॉक बल्कि फेसबुक और इस तरह के और भी जितने सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो सब हमारे अंदर इस तरह रच बस गए हैं कि हम कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकते। घंटों घंटों हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो इसको कोरोना के जो वो क्वारंटीन में सब लोग चले गए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बंद है, बाहर खेल वेल नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि अगर ये बंद हो जाएगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे। ये एक तफरी का जो है वो एक मवाद है जिससे हम तफरी लेते हैं।
तो उन लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि तफरीह की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप जो है और गेम्स खेल सकते हैं, अच्छे प्रोडक्टिव गेम्स भी हैं। माइंड जो आपकी जो जी जनाब, बिल्कुल। इससे जी पहले वक्तों में तो ये मोबाइल डिवाइसेस या पाम टॉप्स या लैपटॉप नहीं नहीं होते हुआ थे, करते थे। उस बिल्कुल। टाइम भी लोग वक्त गुजारा करते थे, दरख्तों के नीचे बैठ के गपशप लगाते थे, गेम खेलते थे जुबाइर और साहब, आपस आपकी उम्र में इतनी नहीं, मिलजुल के लेकिन रहते बातें थे। आपको कोई बहुत ऐसी पुरानी याद है। ये अच्छी जी बात जी है। हम लोग को जो है अपनी मीडिया के थ्रू और अपने जो ऐसे प्लेटफॉर्म अगर है तो उसके थ्रू हमें ऐसा कंटेंट शेयर करना चाहिए कि जिससे हमारे माशरे को फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक पे जो 100% लोग हैं वो बुरा कंटेंट बनाते हैं या ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे हमारे माशरे को फ़ायदा नहीं होता। मैं कहता हूँ टिकटॉक पे चंद ऐसे लोग भी हैं, 5 to 10% ऐसे लोग भी हैं जो कि माँ से मोहब्बत की तालीम भी देते हैं, बाप की शफकत की भी याद दिलाते हैं। इसके अलावा बीवी से हुस्न सलूक का भी दर्स देते हैं, बच्चों से कैसे पेश आना है। वो 15 सेकंड की वीडियो में एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया जा सकता है, बजाय इसके कि आप उस प्लेटफॉर्म को गंदा ही कर दें। बिल्कुल सर। ऐसे है ना कि हमारे माशरे में ना जो चीजें अच्छाई के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन हम बहैसियत कौम जो है ऐसी सोच रखते हैं कि हम उसमें से नेगेटिविटी को निकाल कर इतना उसको शाया करते हैं कि वो जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो गायब ही हो जाते हैं। तो ठीक। फिर अल्टीमेटली हम लोगों को ऐसी पिटीशन फाइल करनी पड़ती है और बैन करवानी पड़ती है ताकि ये माशरे में ऐसी जुपाई साहब, बुराई इस ना पैदा हो। पिटीशन की कल की डेट है और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो उससे उसकी अपडेट्स मैं आपसे लूँगा और इंशाल्लाह दोबारा कल आपको शो में जो है इस हवाले से आपसे पूछेंगे। और इस पिटीशन को मैं मेरी ख्वाहिश है कि हम आपके साथ मिलकर इसको फॉलो करें और देखते हैं कि रिजल्ट इसका क्या आता है। शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जुपाश, बहुत शुक्रिया। जुपार साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि टिकटॉक की जो पिटीशन है वो तो अगस्त में हुई थी, लेकिन कल की डेट मिली थी। असल में आज सारी न्यूज़ वायरल हुई है टिकटॉक की और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सोशल मीडिया पे इस हवाले से लिख भी रहे हैं कि ये क्या हो गया है। ये जो है वो कमाई का जो एक अच्छा हर चीज़ को इमरान खान के 1 करोड़ नौकरियों से मत जोड़ो, क्योंकि वो 1 करोड़ नौकरियों में अगर टिकटॉक आप लोग शामिल करते हैं ना तो वो आपकी सोच को सलाम है। कि जो लोग कह रहे हैं कि यार वो जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है और लोगों से उनका रोज़गार छीन रहा है, तो मुझे सब पता है कि मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि उसमें लोगों का माश इस वक्त ख़राब चल रहा है, सैलरीज कम है, जॉब्स जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लेकिन टिकटॉक की वजह से अगर किसी की वो क्या कहते हैं कि पैसे की कमाई जा रही है या कुछ जा रहा है, तो इसके ज़रिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ही है। वो और भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, उन पे ज्वाइन करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। और जहाँ का कंटेंट बाकायदा मॉनिटर भी होता है, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, रिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी ज़्यादा बुराइयाँ चल रही हैं, उसके बैन होने में मेरे ख्याल में सबका फ़ायदा है। अगर वो माशरा है और अगर वो समाज है, अगर वो मेरे ख्याल में अगर पूरा मुल्क है तो उसको फ़ायदा होगा और जनरेशन का भी फ़ायदा है। वो एटलीस्ट अपने मुस्तकबिल के लिए कोई और राह जो है वो इख्तियार करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि सुबह में कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देख रहा था और वो कह रहे थे कि हमने टिकटॉक के लिए लाखों रुपए की लाइट्स ले ली हैं, माइक्स ले लिए हैं, कैमरे ले लिए हैं, और अब अगर आप टिकटॉक बैन करेंगे तो ये हमारा नुकसान है। आप उन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस बना सकते हैं, एक फोटोग्राफी स्कूल बना सकते हैं। अगर आपने टिकटॉक से बहुत वीडियोग्राफी सीख ली है तो आप एक अच्छे सा वीडियोग्राफर बन सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टिकटॉक के लिए ही इतना एक्सपेंस जो है वो खर्च करें। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान और भारत की और उनके बीच में अटका चाबहार जिससे ईरान ने भारत को निकाल दिया। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, उसके बाद मुलाकात करते हैं। स्टे विद अस।
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास। हम बनाएंगे आपका वीकेंड और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Get to watch Cuisines with Hanfa only on channel JNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ब्रेक के आने के बाद हम बात करेंगे ईरान और भारत की। सबसे मज़े की बात तो ये है कि चीन ने जो ईरान के साथ 400 मिलियन का स्ट्रेटेजिक डील जो किया है, और उसके बाद ईरान ने भारत को चाबहार जो मंसूबा था ट्रेंड उससे निकाल दिया और अब ट्रैक ही चेंज हो गया है। उसके बाद जो मैं कहूँगा कि रीजन की जो सियासी और जो इस वक्त हालात है वो थोड़ी सी मुझे चीन के फेवर में नज़र आ रही है कि जो पिछले दिनों सोशल मीडिया यानी कि सोशल एप्स 59 सोशल ऐप जो भारत ने चीन के बैन किए थे,
चीन ने एक ही कार्ड के ऊपर उनका अरबों का नुकसान कर दिया, और चीन और ईरान ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि अदम अदायगी पे जो रकम थी उसकी अदम अदायगी की वजह से उनको इस प्रोजेक्ट से अलग किया गया है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम भारत की पोजीशन देखें तो इस वक्त उनके अपने सारे पड़ोसी ममालिक से इस वक्त कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। अगर हम बात करें नेपाल की, चाइना की, पाकिस्तान की लद्दाख में उनका जो है LOC ऑलरेडी चल रहा है, और अब ईरान के साथ उनका ये डील कैंसिल होना, भारत की पोजीशन क्या है और भारत फ्यूचर में अपने आप को एशिया का सुपर पावर जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहा था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं होगा। इस हवाले से हमने रब्ता किया है एक बहुत ही माहिर जो नडीवाल जिसे हम कहते हैं कि यानी कि बैनुल-अक़वामी उमूर के वो माहिर है, तज्ज़िया निगार हैं, डॉक्टर सुहेल अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन की लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत का चाबहार से निकलना, मैं इसको निकलना इसलिए कह रहा हूँ कि उस रीजन में उनके और भी बहुत ज़्यादा मकासद थे उस पोर्ट में, जिसमें गवादर एक बहुत बड़ा टारगेट था उनका माशी तौर पर। उसका निकलना भारत की कितनी बड़ी सफारती और माशी शिकस्त है? देखें, भारत ने चाबहार पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और ये 2016 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट उनके साथ स्टार्ट किए थे। ये गवादर के कंपैरिजन में लेके आए थे। जी। इसको उन्होंने लिंक करना था, एक अल्टरनेटिव रूट दे रहे थे अफगानिस्तान तक ट्रेड का, जी। और फिर उससे आगे सेंट्रल एशिया पे, ताकि जो गवादर या सीपैक के तहत पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बनने जा रही थी वो उसको काउंटर कर सके। इसमें इन्होंने तकरीबन कोई $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी थी इस चाबहार के पोर्ट के अंदर, और ये ईरान के साथ मिलकर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करना था। अब ईरान को चीन ने ऐसी ऑफर कर दी है कि उसको ईरान किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर सकता, और इसमें सिर्फ चीन की ऑफर का हाथ नहीं है या उसका कमाल नहीं है। इंडिया ने ये जो 4 साल गुजरे हैं, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, कांग्रेस बुरी तरीके से इस वक्त बीजेपी पे बरस रही है। वो कह रही है कि आपने ये $1.5 अरब जो है सिर्फ बातों की हद तक इन्वेस्ट किए हैं, आपने वहाँ पे ये लगाए नहीं है। आप वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ तस्रीकारियां तो करते रहे, लेकिन आप वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम था, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट थी ईरान के लिए, वो आपने नहीं की। आपने सिर्फ अखबारी बयानों का जिक्र किया। इंडिया जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये ईरान तो आपका एक इकोनॉमिक पावर बन सकता है, क्योंकि ईरान तो एक पोटेंशियल तो है, वो तो अमेरिका की पाबंदियों में जकड़ा हुआ था। अब चीन उसके साथ जो है 25 साल के लिए $400 अरब का मुआहदा कर रहा है, उसका तेल खरीदेगा, तो ये तो ईरान की तकदीर बदल जाएगी। और क्योंकि ईरान का तो ऑलरेडी पूरी दुनिया ने बाइकआउट किया हुआ है, और चीन उसके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो ईरान की विन विन सिचुएशन है। वो जा रहा था, वो माइनस हो चुका है इंडिया से। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मूव है जो चीन ने खेली, और अपने सीपैक को, गवादर को, सबको सेव करने के लिए। जी। अच्छा, इस मौके पे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, जो इस वक्त बहुत खामोश है इस सब को लेके, कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि चीन और पाकिस्तान की काफ़ी गहरी दोस्ती है और सीपैक है भी गुजरता हुआ पाकिस्तान से, और अहमियत भी पाकिस्तान की बढ़नी है, तो क्या हम अगर हम ये कहें कि इस सब में पाकिस्तान का कोई किरदार आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात माजी के बनिस्बत अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का तो मुझे इसमें एक बिहाइंड द सीन रोल नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ ने एक वहाँ का दौरा किया था पिछले दिनों, कुछ महीने पहले। वहाँ पे अभी पाकिस्तान के ISI और मिलिट्री चीफ वहीं पे थे, लेकिन ईरान के जो आर्मी चीफ थे उनको सैक करवा दिया गया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने अपना रोल तो इसमें प्ले किया है, और चीन को ईरान के करीब ले जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा रोल जब भी प्ले करता है, पाकिस्तान फ्रंट पे नहीं आता। नहीं, वो तो पाकिस्तान वो बिहाइंड द सीन अपना रोल प्ले करता है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की एक जीत है ईरान को, जो हमारे फोर्स से निकल चुका था, हमारे खिलाफ यूज हो रहा था। गुलभूषण उधरी से यहाँ पे आया। मैं यही बात मैं कहने वाला था कि गुलभूषण उसी रास्ते से आया था। चशमपोशी की है कि चलें ठीक है। अब वो पाकिस्तान ने वो सिचुएशन बदल दी अपने फेवर में, तो इससे पाकिस्तान का इसमें डेफिनेटली एक किरदार है। वो चाहे वो हमें नजर आता है इस वक्त या नहीं आता, लेकिन उसके बगैर मुझे ये चीज मुमकिन होती हुई नजर नहीं आती। अच्छा सर, भारत जो खुद को सुपर पावर मानता है कि मैं एशिया का सुपर पावर हूँ, सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खुद को डिक्लेयर करनी, और सबसे ज्यादा सेक्युलर कंट्री भी खुद को डिक्लेयर करने की कोशिश करता है हर वक्त, लेकिन इस वक्त आप
को नहीं लग रहा है कि उसका जो एक होल्ड था ईरान तक पहुंच गया, अफगानिस्तान में उसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो सब अब उसके हाथों से जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से भी उनके ताल्लुकात अब बेहतर नहीं रहे। ईरान के साथ भी आज उनकी डील जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके अलावा चाइना के साथ ऑलरेडी वो हालत जंग में है। पाकिस्तान तो उनका अज़ली दुश्मन है, और वहाँ से नेपाल जो कि एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है, उनके साथ भी वो शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा है। तो इन सब में आपको भारत का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि जो मोदी सरकार है वो तो इलेक्शन में बीजेपी को दोबारा जितवाने के लिए सब हरबे इस्तेमाल कर रही है, या वो सच में कोई इंडिया को सुपर पावर जो उनकी मीडिया चिल्लाती है सुपर पावर बनाने के रास्ते पे चलने लगी है? देखिए, ये भारत का जो ये आपने बताया कि ये उसकी ख्वाहिश तो थी कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन मोदी जब से आया है तो भारत अपने ट्रैक से हट गया है, क्योंकि मोदी है एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का बंदा, और उसने वहाँ पे वो जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनको फैशिस्ट का उन्होंने खिताब दिया है, लक़ब दिया है, ये बिल्कुल सही दिया है। उनकी उन पॉलिसीज की वजह से, वो जो रेशनल पॉलिसीज नहीं थी उनकी वजह से मोदी कुछ अपने हद से ज्यादा ही आगे चला गया, और अपनी उनका जो भी सुपर पावर या उनका जो भी था वो चीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। देखिए, चीन की तकरीबन कोई 14 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, भारत की तकरीबन आपकी कोई 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, और वो समझ रहे थे कि हम 2023 तक या 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक जाएंगे। लेकिन अब भारत की इकोनॉमी गिर रही है। सुपर पावर सिर्फ आप आबादी से नहीं बनते, सिर्फ आप इलेक्शन करवा के अपने मुल्क के अंदर नहीं बनते, आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, आपकी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से चाइनीज के सामने इंडियन मिलिट्री दुबक के बैठ गई है सिक्किम में, और फिर हमने देखा कि गलवान वैली के अंदर जिस तरह उनको मार पड़ी है, तो ये कोई सुपर पावर की मिलिट्री के ये तेवर नहीं होते। फिर जिस तरह भारत की इकोनॉमी है, जिस तरह कोरोना ने उसको क्रिपल किया है, तो मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो उसका एक ख्वाहिश थी उसकी, लेकिन वो ख्वाहिश हद तक ट्रैक पे था माजी में, लेकिन वो तकरीबन पिछले 5-6 साल से उस ट्रैक से हट चुका था। और ये अब उसकी वो पुरानी पॉलिसीज, जो अगर आप इसको देखें एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के साथ भारत कभी भी जो है वो एक सुपर पावर नहीं बन सकता। वो एक सेकुलर है ही नहीं, सेकुलरिज्म का एक लिबादा उसने ओढ़ा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म पनप रहा था। तो मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो और भारत के मुल्क के अंदर ही इस रीजन में आ चुका है, उसने भारत की जो इस रीजन के अंदर इजारादारी का ख्वाब था उसको भी चकनाचूर कर दिया जी। और भारत के अंदर अपनी इतनी तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। अगर हम खालिस्तान की बात करें, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो वो अगर हम देखें तो वो अभी वो अपने मसलों को फोकस करने के बजाय दुनिया को ये शो करा रहा है कि नहीं सब ठीक है, लेकिन हम और मुल्कों से उलझ रहे हैं वो सुपर। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, जिस तरह आपने कहा कि वो बिल्कुल अब शिकस्त जो है वो खा चुका है, और उनको इकोनॉमी की तरफ देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू। सुहेल अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है, और जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जीत है चीन की और पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में है ही जीत, क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त मुल्क है, उनके साथ हमारे सफारती अच्छे ताल्लुकात हैं, और गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी जो हमारा ईरान के साथ चल रहा है, मेरे ख्याल में इसके बाद उसमें भी तेज़ी आने का काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है, क्योंकि इन्हीं भारत के हरबों की वजह से वो बलूचिस्तान को और उस गैस पाइपलाइन को हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं। और अब भी जब पिछले दिनों उनके फॉरेन मिनिस्टर ने और उनके आर्मी चीफ ने, और आई थिंक मोदी ने या उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया था कि अगर मुंबई या जो उनके ताज होटल जैसा जो अटैक हुआ था, आई थिंक वो 11/9 के 9/11 कुछ उसको वो उन्होंने टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है, तो हम बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा पाकिस्तान। ये इस भरम में बोल रहे थे कि वो चाबहार को अपना समझ रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान की इस तरफ है पाकिस्तान, और ईरान के भी आ जाएंगे तो पूरा पाकिस्तान जो है हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन उनका ये ख्वाब जो है धरे का धरा रह गया है। मुझे उम्मीद है कि भारत इससे कुछ सबक सीख लेगा और आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा, और अपने जो गरीब अवाम है जो भूख से मर रहे हैं उनकी फलाह और बहबूद के लिए कुछ करेगा, क्योंकि इंसानियत हमारे लिए भी अहम है, उनके लिए भी अहम होनी चाहिए। इसी नोट के साथ मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ JNN पर, इसी प्रोग्राम
दलील के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।